सभी को नमस्कार। कैसे हाल हैं बच्चों, बताइए एक बार। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? नीरज, जय श्री राम। सुप्रिया, निषाद, रोहन, गुड आफ्टरनून। सिद्धि, प्रशांत, निशु, सौरभ, सन्नी, पीलू, शिवांग, अंशिका, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। बताइए कैसे हाल चाल है आप लोगों के। अब तो एक चैप्टर खत्म हो गया, अब तो खुश हो जाओ। क्यों बच्चों? अब तो आपका पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब तो खुश हो जाइए। या अब भी कोई शिकायत है? मैं अच्छा हूँ प्रशांत भाई, मैं अच्छा हूँ। चलिए। हाँ, आज आवर्त सारणी के जो चैप्टर था हमारा उसके पीवाईक्यू देखेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यू लेना तो संभव नहीं होता, 100 से भी ज़्यादा सवाल आए हैं। तो जो जो सवाल बहुत खास हैं, जहाँ पर अटकने की संभावना हो सकती है, वहाँ वहाँ वो सवाल मैं आपको ले आया हूँ। ठीक है। और प्लीज़ ये दबाव मत बनाइए कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। भैया अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर आप ये दबाव बनाएंगे, कब ख़त्म, कब ख़त्म, कब ख़त्म। तो मैं अच्छा भाव के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। 2 दिन 4 दिन की आप चिंता ना करें। आप ये देखें कि आप जो है आराम से कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, और कितना आप समझने के साथ साथ कितना आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये भी तो हमें देखना है ना। टीचर ने तो खत्म कर देगा, टीचर तो जितनी जल्दी आप कहोगे उतना खत्म कर देगा। टीचर के खत्म करने का क्या है? हमें तो पूरी अथॉरिटी है। पूरी अथॉरिटी है कि हम जितनी क्लास लें, कम क्लास लें या ज़्यादा क्लास लें, इसकी बात नहीं है। बात तो ये है ना कि आप परीक्षा में कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, है ना। चलिए, आइए शुरू करते हैं क्लास को। आइए। चलिए चलिए, आइए पहला सवाल लेते हैं। तो पहले तो मैंने एक ये पीरियोडिक टेबल लगाई है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है तो उसके आधार पे हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पे सारे सवाल बनेंगे। जिन लोगों ने इस टेबल को बार बार पढ़ा है और बार बार इसको देखा है, वो देखना कि सवाल कितनी आसानी से बना पाएंगे, है ना। चलिए आइए, पहला सवाल लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? ये ग्रुप डी का ही सवाल है, 2022 में है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो फिर ये बताइए कि आप कैसे कैसे आप जो है भर पाएंगे सवालों को। आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? अपने माइंड में विजुअलाइज करिए, पीरियोडिक टेबल को विजुअलाइज करिए। जब आप पीरियोडिक टेबल को विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। यहां बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल है तो आप यहां जाएंगे कि ये 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, चौथा पीरियड। जब आप चौथे पीरियड पे आएंगे, 1 2 3 4, चौथे पीरियड में गए, ये आपको जिंक मिला। और ये आपका 12वां समूह है। समूह ये 12वां है। इधर से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां समूह है। और आपका चौथा आवर्त है। 12वां समूह और चौथा आवर्त है। देखिए यहां पर आप लगाएंगे वर्ग 12 है। मेरे पास तो ये सहूलियत है कि मैं पीछे आपको ये टेबल दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है, जैसे मैंने आपको टेबल याद कराई है, वैसे अगर आपको टेबल याद नहीं है, बताइए इस तरह के सवाल को आप कैसे कर पाएंगे? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी।
पहला पहला सवाल कि भाई वर्ग 12 आवर्त 4 है, ठीक है, एक बात हो गई। अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरे आवर्त के बारे में, दूसरे आवर्त के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? दूसरे आवर्त में देखना है। आवर्त में हमने एक बात क्लास में क्या समझी है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। देखते हैं, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, लेकिन इनमें समान संख्या में कोश नहीं होते? नहीं, समान संख्या में कोश होते हैं। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होती, लेकिन इनमें समान संख्या में कोश होते हैं। हां, समान संख्या में कोश होते हैं, ठीक है, समान संख्या में कोश नहीं होते, गलत बात है। इनमें कोषों की संख्या समान है, ये भी गलत बात है। ग्रुप डी 2022 में आया, जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो सर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती रहती है, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। मैंने आपके नोटबुक में लिखवाया है कि पहले संयोजकता बढ़ती है, फिर संयोजकता घटती है और फिर संयोजकता 0 हो जाती है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। यह बात आपकी नोटबुक में लिखी गई है, ठीक है भैया, एक सवाल हो गया। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं, क्या कहता है? चलिए, समान, ये भी आपके ग्रुप डी का ही सवाल है। समान समूह, सारे ग्रुप डी के हैं, समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुण रखते हैं? बताइए, समान रासायनिक गुण रखते हैं इनमें से कौन सा? समान समूह कह रहा है। अगर समान समूह कह रहा है, समान समूह कह रहा है तो समान, हाँ, कोश मतलब सेल। अगर ग्रुप कहता है तो ग्रुप की बात यह होती है कि ऊपर से नीचे जाने पर आपने देखा है, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार और जो है स्कूटर बाप राजी, फिर आगे बढ़े बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो अगर आप देखेंगे कि लिथियम वाले में क्रिप्टोन तो नहीं आता, मैग्नीशियम वाले में मैग्नीज नहीं आता, कार्बन वाले में क्लोरीन नहीं आता, नाना पाटेकर ऐश्वर्या आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बिंदास। अगर आप देखना चाहोगे तो यहां देखो जरा, ये देखो यहां, ये आपका ग्रुप 13 14 15 है और 15 में आओगे तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के एक जैसे क्या होंगे? एक जैसे गुण होंगे। ये सवाल पूछना चाहता है। यदि आप ग्रुप नहीं देखेंगे, अगर आपको ग्रुप नहीं पता होगा कौन से ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, तो आप ऐसा सवाल नहीं कर पाएंगे, रटकर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, रटकर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बच्चों ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। हेनरी मोजले के अनुसार, और हेनरी मोजले कौन थे? जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें क्या द्रव्यमान के आधार पर उसने जो है तत्वों को रखा, तत्वों को सजाया, या उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया? यह पूछना चाहता है, ठीक है। सर डोबेरनर था, डोबेरनर ने जो सजाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, न्यूलैंड ने जो दर्शाया वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर, और मेंडलीव जो आए, मेंडलीव ने भी कैसे दर्शाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दर्शाया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम हेनरी मोजले है। हेनरी मोजले ने किस आधार पर दर्शाया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और क्या शब्द लिखा कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह बात मोजले ने बताई थी, ठीक है। परमाणु क्रमांक, कोई बताएगा किस डेट में, किस ईयर में यह बात बताई गई थी? चलिए सवाल नंबर 5 पर आएंगे। देखो कितना अच्छा सवाल है। हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से जाना जाता है? हैलोजन को आवर्त सारणी, इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन्स प्लेस्ड? किस
नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि हेलोजन, हेलोस शब्द से बना है। हेलोस का मतलब होता है नमक, समुद्र से मिलने वाला। सर 18th ग्रुप जो है, बहुत बढ़िया, 1913, बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो किस ग्रुप में आया है? हेलोस तो आपके 17th ग्रुप में आएंगे ना। हेलोस किस में आएगा? 17th ग्रुप में आएगा, 17th ग्रुप में। ये जो आपका 18th ग्रुप है, ये तो नोबेल का है। तो 17th ग्रुप को हेलोस कहा जाता है। आप बताएंगे कौन कौन सी गैसें हैं हेलोस ग्रुप में? हाँ सर, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ऐसे कुछ इनको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 अगला। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? समूह पूछ रहा है बच्चों, समूह 2 को क्या कहते हैं? जब आप पहले समूह में आए थे तो आपने कहा था इन्हें क्षार तत्व कहते हैं, इन्हें क्षार तत्व कहते हैं। अगले ग्रुप में आए तो आपने कहा इन्हें क्षार मृदा तत्व कहते हैं, क्षार मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है, क्षार ये मृदा धातु है, क्षार मृदा तत्व कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं, क्या कहता है? देखो भाई, ये सवाल कितना कंसेप्चुअल सवाल थोड़ा थोड़ा बनाया है कि कोई तत्व एक्स है, पता नहीं कौन सा तत्व है, उसमें कुल 16 प्रोटॉन है, अच्छा, और 16 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर हम आवर्त सारणी में किसी तत्व का पता लगाना चाहते हैं तो हमें उसका परमाणु क्रमांक देखना पड़ता है। तो जब हम परमाणु क्रमांक देखते हैं किसी तत्व का, तो परमाणु क्रमांक होता है जितनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, जिसमें जितनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है सर, सर प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक की, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 15। सर 15वें नंबर पे, सॉरी 16 कहना है ना, 16, 16वें नंबर पे कौन, परमाणु क्रमांक कितना है? प्रोटॉनों की संख्या 16, तो परमाणु क्रमांक भी 16। 16 नंबर पर कौन आता है, यह पूछना चाहता है, 16 नंबर पर कौन आता है? तो जब 16 नंबर पर आएंगे तो आपको सल्फर मिलेगा, 16 नंबर पर आएंगे तो आपको सल्फर मिलेगा। जब आप सल्फर को देखने जाएंगे तो आप यहां सीधे देखेंगे, अगर आपको याद होगा, अब तो मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे कर करके, लेकिन पेपर में तो याद ही करना पड़ेगा। यहां आपको सल्फर मिलेगा, सल्फर मिलेगा तो ये 16, 17, 18, 16वां तो ग्रुप हो जाएगा। और पीरियड कौन सा? 1, 2, 3 पीरियड, तीसरा पीरियड 16वां ग्रुप, तीसरा पीरियड 16वां ग्रुप। ठीक है, आइए, तीसरा आवर्त और 16वां ग्रुप। अब सोच के देखिए एक बात आप, यहां तो हमारे पास सुविधा है कि हम पीछे देख ले रहे हैं। अगर आपको ये बात याद नहीं है और आप प्रेशर में बैठे हुए हैं, जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो एक प्रेशर तो रहता ही है अच्छा करने का, तो उस समय कितना जरूरी है ये सब रटा हुआ। और इतना रटा होना चाहिए कि अगर याद नहीं आ रहा है तो 1 सेकंड में आप पूरी पीरियोडिक टेबल बनाओ और उसमें भरो फटाफट कि कहां पर यह आता है। ठीक है, सवाल नंबर 8 पर आना है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है। समूह में कहता है, कई बार हम पढ़ते समूह हैं और लगाते हैं आवर्त को। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों की, जब किसी समूह में ऊपर से नीचे जाओगे आप, किसी समूह में मान लेते हैं ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या कहोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। कैसे समझेंगे? हली ना की रब से फरियाद। तो अगर हाइड्रोजन के संयोजक इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो 1 है, सोडियम का देखोगे तो 1 है। लेकिन अगर यहां देखोगे इसमें 1 सेल है, यहां देखोगे इसमें 2 सेल है, यहां देखोगे इसमें 3 सेल है। तो ऊपर से नीचे जाने पर कोष तो बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है।
क्या नहीं बदलता है ऊपर से नीचे जाने पर? किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती है। सवाल नंबर 9 पर आएंगे। क्या कहता है? किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? यह किस समूह से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 2 और 8 10 और 2 20, 20 हो गया। अगर आप 20 देखेंगे तो 20वें नंबर पर कौन सा आएगा? 20वें नंबर पर कैल्शियम आता है। 20 नंबर पर कैल्शियम आता है। कैल्शियम कौन से समूह में आता है? कौन से समूह में आएगा कैल्शियम, बताइए। यहां देखें जरा एक बार, ऊपर ही आता है कि बेटा मांगे कार, समूह पूछता है क्या, किस समूह में आता है? ये देखिए यहां, जब आप 20 नंबर की बात करेंगे तो 20 नंबर पर कैल्शियम है, समूह दूसरा है, आवर्त चौथा है। सवाल क्या कहता है, एक बार सवाल देखें। अच्छा 18 कह रहा है, तो 18 हो गए ना भाई। 2 और 8 10 और 1 18, माफ कीजिए 18 हो गए, 18 हो गए 18। जब 18 पर जाएंगे तो 18 पर कौन सा आ जाएगा? हमने 20 कैसे जोड़ दिया? 18 हो गए। जब 18 पर जाएंगे 15 16 18, 18 पर आर्गन मिलता है, 18 पर आर्गन मिलता है। अगर आप आर्गन की बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे तो ये बताइए कि कौन सा समूह है? 2 8 18 आर्गन, तो आर्गन जो है किस समूह में आता है? हाँ 18 होगा, 18 बिल्कुल। हमने 20 पता नहीं कैसे जोड़ दिया है, 18 होगा, 18वें समूह में आता है। यही तो 18वां समूह है जिसे आप नोबेल ग्रुप कहते हैं, दुर्लभ ग्रुप कहते हैं, यही तो 18वां है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं? हाँ जी, समूह की संख्या कितनी है? समूह की संख्या तो 18 है। आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या 7 है। हाँ याद करना होगा, याद करना होगा। हाँ सही बात है, एक बच्चे कह रहे हैं कि बाद में 8 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले पता लग गया था, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हम तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, उस आधार पर देख रहे हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15 16 17 18 हैं वे कौन से हैं? 15 16 17 18 हैं, ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? तो आपको बताऊं एक बात, मैंने एक चीज ऐसे रट रखी है, आलसी पास्कल, आलसी पास्कल, आलसी पास्कल 13 14 15 16 17 18, 18। तो ऊपर से लिखते आएंगे तो हीना, नीना और कैटरीना, 18 नंबर पर आर और आर्गन। तो आलसी पास्कल, आलसी पास्कल, आलसी पास्कल ऐसे। तो 15 16 पे देख रहा है, 15 16 17 18 PSCLR ऐसे करके आपको अपने तरीके से याद कर लेना होगा, क्योंकि परीक्षा तो आप ही को देनी है। मेरा रटा हुआ आपके काम तो नहीं आएगा, परीक्षा तो आप ही को देनी है, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। चलिए बात समझे ना। ऐसे अगर आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं होंगे, परमाणु क्रमांक याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, यह ध्यान दीजिए। और आप ये भी देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि आपने जो मेरा खून पिया है पूरे के पूरे चैप्टर में, कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, इधर क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। भाई इस चैप्टर का वेटेज कैसा है, या चैप्टर का अगर पेपर में सवाल चैप्टर से नहीं आते हैं, मान लेते हैं कि चैप्टर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर को मजबूत करने में
दूसरे चैप्टर को मजबूत करने में इस चैप्टर की बहुत भूमिका होती है, बहुत भूमिका होती है। ठीक है। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? समूह 2 कह रहा है। अगर आप हाइड्रोजन वाले समूह में आएंगे तो तत्वों की संयोजकता तो 1 होती है, और फिर दूसरे समूह में आएंगे तो यहां होता है लिथियम, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम में संयोजकता 2 होती है। ऊपर से नीचे चलते जाएंगे, बेटा मांगे कार मैग्नीशियम की 2, ऊपर से नीचे चलते जाएंगे, ऊपर से नीचे चलते जाएंगे तो हम लोग 2 कहेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस 2025 में सवाल नहीं आएंगे। भाई ये चैप्टर सवाल आएंगे या नहीं आएंगे इससे तो ठीक है बात आपकी, क्या पता ना आए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर बाकी चैप्टर के लिए कितना खास है, आप समझ रहे हो? अगर ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाता, ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि पेपर में आएगा, ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि बाकी के जो 8 चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर आपको इसके हिसाब से याद करने होंगे मेरे भाई, जो पीछे कह रहे हैं। चलिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, जैसे आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ऐसे ही किसी भी तत्व का जो नेचर होता है वो आवर्त सारणी बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता बताएगा? शून्य संयोजकता कौन सा समूह बताएगा? कौन सा समूह संयोजकता बताएगा? शून्य संयोजकता। शून्य संयोजकता किसकी होती है? किसकी होती है भाई? शून्य संयोजकता 18वें समूह की होती है, 18वें समूह की। 18वां समूह क्या कहता है? 18वां समूह कहता है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन 18वें ग्रुप का अपवाद क्या है, यह सवाल आ सकता है। 18वें ग्रुप का अपवाद क्या है? 18वें ग्रुप का अपवाद हीलियम है, क्योंकि इसके सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम को छोड़ के हीना, नीना और कैटरीना, जिरोक्स है, रीना, इसको छोड़कर जितने भी आप लोग तत्व देखेंगे सबकी बाहर वाली कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका अपवाद केवल हीलियम है, केवल इसका अपवाद हीलियम है। ठीक है, चलो अगला, अगला सवाल। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? सर तत्वों की ज्ञात संख्या ये बताइए, और ये भी बता दीजिए कि तत्व शब्द किसने दिया। अगर किसी को याद हो तत्व शब्द किसने दिया और तत्व की परिभाषा किसने दी, और ये भी बता दो कि तत्व शब्द किस सन में दिया गया। देखूं आपका रिवीजन कैसा है। मुझे तो आप लोग रोज चेक करते हैं मेरे चेक करने का मौका तो कभी कभी आता है आपको। कुछ 117 बता रहे हैं, कुछ 118 बता रहे हैं। इतने सारे बालक इतना सारा गलत गलत बात कर रहे हो। कुछ 108 बता रहे हैं। अरे 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है, 118 है। ठीक है। तत्व शब्द जो दिया, देखो राजीव भाई का जवाब है, बहुत बढ़िया। राजीव का जवाब है तत्व शब्द 1661 में किसने दिया? रॉबर्ट बायल ने दिया। और परिभाषा किसने दी? एंटोनियो लेवोजियर ने दी। परिभाषा किसने दी? एंटोनियो लेवोजियर ने परिभाषा दी, एंटोनियो लेवोजियर ने परिभाषा दी। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल लेते हैं अगला। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? अगर दूसरे समूह में आएंगे, दूसरे समूह में आएंगे तो आपको एक ही बात ध्यान देनी होगी। क्या सर? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। अब कंफ्यूजन पेपर के दबाव में कहां होता है?
पेपर के दबाव में कंफ्यूजन कहां होता है? सर ये बेटा है कि ये बेटा है, ये देखना है। सोडियम का तो कोई मतलब नहीं, पहले में आ गया। कार्बन का कोई मतलब नहीं, उधर पहुंचेगा। तो बोरोन जो 13वें में आता है, ये 13 ग्रुप की बात है। तो वास्तव में तो बेरिलियम आना चाहिए ना, वास्तव में तो बेरिलियम आना चाहिए, बेरिलियम। अगर आपको एलिमेंट पूरे भरने आ रहे हैं, पूरे एलिमेंट भरने आ रहे हैं सिस्टमेटिक, और ये भी आपको बताऊं मैं, ये भी आपको बताऊं कि आपको 30 एलिमेंट अगर याद हैं, 30 एलिमेंट अगर याद हैं, तो 30 एलिमेंट में काम बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक तत्व धातु है? कौन सा एक तत्व धातु है? जब आप धातु पढ़ेंगे और आपको आवर्त सारणी याद आएगी कि हां एक पीरियोडिक टेबल मैंने बनाई थी, और उस पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल का ऐसा ऐसा नक्शा था एक बेड के जैसा, और यहां मिला था बोरोन, बोरोन, बोरोन के बाद मिला था सिलिकन, सिलिकन के बाद मिला था जर्मेनियम और एंटीमनी, फिर ऐसे आर्सेनिक, फिर टेलेरियम और फिर पोलोरियम। ऐसे आपको 7 उपधातु मिली थी। जब आप इनके इधर जाओगे तो इधर मिलती है धातु, और इनके इधर जाओगे तो मिलती है अधातु, अधातु, और ये सारी क्या होती हैं? ये सारी होती हैं उपधातु। तो अब आपको इसमें से छांटना होगा, इसमें से छांटना होगा। क्या देखते हैं छांट के, कौन सी धातु है? अच्छा, अगर आपको इनके प्रतीक नहीं पता, प्रतीक नहीं पता तो भी तकलीफ है। सी क्या है? कार्बन है। एस क्या है? सिलिकॉन है। बी क्या है? बोरोन है। बी क्या है? बोरोन है। ये दोनों के दोनों तो उपधातु हैं, और कार्बन एक प्रकार की अधातु है, कार्बन एक प्रकार की अधातु है। तो क्या बचा? एफ ई, फेरस बचा, फेरस बचा। कोई मुझे यह बताएगा कि तत्वों का प्रतीक, तत्वों का प्रतीक की आधुनिक व्यवस्था किसने की? तत्वों के प्रतीक बनाने की, ये जो प्रतीक आप लिख रहे हो, किस व्यक्ति ने बताए थे प्रतीक? तत्वों के प्रतीक की आधुनिक पद्धति, आधुनिक तरीका किस व्यक्ति ने बताया था? किस व्यक्ति ने बताया था? कोई बताएगा? अरे पिंटू भाई, तुम्हें कितनी बार कह रहे हैं भाई, सवाल नहीं आएगा तो मेरे भैया इसके बगैर नहीं समझ पाओगे केमिस्ट्री को। जड़ है केमिस्ट्री की ये। तुम बार बार एक ही बात करते रहते हो यार। एक ही बच्चे का जवाब है केवल, वो है बर्जीलियस, बर्जीलियस, बर्जीलियस। 4 दिन अगर सिलेबस होने में ज्यादा लग जाएंगे तो तुम 4 दिन में कोई भाई वो नहीं बन जाओगे। बर्जीलियस ने आधुनिक व्याख्या की थी, आधुनिक। ठीक है, बर्जीलियस ने आधुनिक। और अगर चित्र देखेंगे, चित्र, तो चित्र, चित्र के आधार पर मान लेते हैं इसे ऑक्सीजन कहा, इसे इसे डाल्टन ने हाइड्रोजन कहा, इसे डाल्टन ने हाइड्रोजन कहा, इसे सोना गोल्ड कहा, इसे लेड कहा, इसे कार्बन कहा, और जो है इसे सल्फर कहा, ऐसे करके। तो ये सब बात बताई थी डाल्टन ने। चित्रों के आधार पर प्रतीक किसने दिए? चित्रों के आधार पर प्रतीक जो दिए थे वो किसने दिए थे? डाल्टन ने। चित्रों के आधार पर, चित्रों के आधार पर प्रतीक डाल्टन ने दिए थे, लेकिन आधुनिक व्याख्या किसने की थी? वो बर्जीलियस ने की थी। चलो, ये सवाल देखना कितना बढ़िया है, ये आपके दिमाग की सारी नसें खोल देगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम, इसका परमाणु क्रमांक 52 है, इसका परमाणु क्रमांक 52 है। तो इसके चारों तरफ कौन कौन से तत्व होंगे? परमाणु क्रमांक 52 है, तो इसके चारों तरफ कौन कौन से तत्व होंगे? कौन कौन से तत्व होंगे? अच्छा सर, 52 है। पहले वाले आवर्त में कितने आते हैं? 2। दूसरे आवर्त में कितने आते हैं? 8। तीसरे आवर्त में कितने आते हैं? 8। चौथे आवर्त में कितने हैं? 18। पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। देखते हैं अब। 2 और 8 10। इसका जो सबसे आखिरी वाला तत्व होगा ये 10वां होगा, ये 18वां होगा। 18 और 8 36 होगा। 36 और 18 कितने होते हैं?
8 और 6 14 का, 4 का, हासिल 1, 3 और 1 54। ये वाला 54 होगा, ये वाला 54 होगा। तो हीना, नीना और ये हीना, नीना और कैटरीना जीरोक्स है रीना, ये आपका रेडोन है। ये कहता है 52, ये 18वां वर्ग है। तो ये वाला वर्ग कौन सा होगा? 53। ये वाला वर्ग कौन सा होगा? ये 17वां वर्ग है, ये 16वां वर्ग है। तो ये आपका 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है जी, ठीक है। ये 36 लिखा है तो ये 35 लिखा होगा। ये 35 है तो ये जो है आपका 35 के बाद ये 34 लिखा होगा। ढूंढो जरा कहां पर है 34। ये 34 होगा, इधर लिखा होगा 51। 34 है, 51 है। ये देखो ना यहां पर 34 51 कहां मिलता है? 34, 51, 53 और 84, यहां 84 आ जाएगा। 34 51 का एक ही मिलता है। बात समझे? ऐसे करके आपको देखना होगा, ऐसे करके आपको समझना होगा। ठीक, चलो 18वां। बात समझे भैया? बहुत बढ़िया, अच्छे सवाल के जवाब आ रहे हैं। आप तो कहते हो कि आपको समझ में नहीं आते, आप तो कहते हो कि आपको समझ में नहीं आता, आपको तो सारे सवाल ठीक हो रहे हैं भाई। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहां रखा गया है? तो अगर फास्फोरस की संख्या देखोगे तो 15 है। फास्फोरस की संख्या देखोगे तो 15 है। 15 है, ठीक है। तो पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 तक आते हैं। आवर्त किसना होगा? तीसरे वाला होगा। आवर्त तो तीसरा है, पहले तो तीसरा ढूंढो। तीसरा देखा तो ये गलत, ये गलत। अब या तो ये है या फिर ये है। संदीप कह रहे हैं कि हाँ भाई बताएंगे। अब देख लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए एक बार देख लेते हैं। यहां चले गए, यहां चले गए, 15 नंबर पर गए। 15 नंबर पर फास्फोरस है, ये फास्फोरस है। ये 18, ये 17, ये 16, ये 15। तो 1 2 3, तीसरा आवर्त और 15वां समूह। तीसरा आवर्त और 15वां समूह। 15वां समूह और तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त और 15वां समूह। एक, अभी भी कुछ लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले, अगला सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई भी धात्विक तत्व नहीं है? जिसमें कोई भी धात्विक तत्व नहीं है, ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें कोई भी धात्विक तत्व नहीं है? बताओ जल्दी। जगदीश चौधरी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आने का भाई जगदीश, तुम कुछ और काम कर लो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के। 17वां है। आपको बताया था ना हमने कि फिर कल बाहर आई आंटी। इतने सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिना समझ में आए हुए जवाब दे रहे हैं क्या ये बच्चे? ये समझ में आकर ही तो जवाब दे रहे होंगे भाई। तो 17वां ग्रुप जो है, ये सारा का सारा जो 17वां ग्रुप है, इस सारे 17वें ग्रुप में गैसेज आ गई हैं, गैसेज आ गई हैं। और धातु गैस के रूप में नहीं होती है, धातु गैस के रूप में नहीं होती है, ठोस होती है। और अगर हम लोग पारे की बात करते हैं तो पारा लिक्विड है, लेकिन वो अपवाद है, लेकिन वो अपवाद है। चलिए आगे चलो 19 पर। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। चलिए, खोजे गए तत्वों की कुल संख्या,
खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है अभी तक? तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या तो 118 है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कितने हैं? तो प्राकृतिक रूप से 94 हैं। एक का 3 है, एक का 3 है, 1 का सी, या तो ये होगा या ये होगा। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने हैं? तो 2 का बी होगा। ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक रूप से खोजे गए और 24 जो है लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। 24 लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ठीक है, तो बी वाला सवाल हो जाएगा, बी वाला। चलिए, सारे ग्रुप डी के ही सवाल ले रहे हैं भाई। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित होगा? अगर किसी तत्व में 12 हैं, 12 प्रोटॉन है, तो यह समूह किससे संबंधित होगा, यह पूछता है। चलिए, 12 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक उसका कितना होगा? 12 परमाणु क्रमांक होगा। 12 परमाणु क्रमांक किसका है? मैग्नीशियम का है। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। तो दूसरे समूह में आता है ना, दूसरे समूह में आता है ना। इसका डी कैसे हो जाएगा? 1 का सी है, 2 का ए है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व प्राकृतिक रूप से 24 है, तो 2 का बी है। और खोजे गए तत्वों के ए का सी है, 2 का बी है, और 3 का प्रयोगशाला में 3 का बी है। ये कैसे उल्टा हो रहा है? देखिए एक बार जरा। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या 1 का सी, 1 का सी, 1 का सी, 1 का सी। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने हैं? 94। तो 2 का ए, 2 का ए, ठीक है। और प्रयोगशाला के माध्यम से खोजे गए तत्व कितने हैं? प्रयोगशाला में 3 का बी। ये होगा इसका, ये होगा, ये होगा। पे कैसे लगाया हमने? ठीक है, डी होगा। हाँ, डी ऑप्शन होगा। ऐसे भरा था ना हमने, भर के यहां कुछ गड़बड़ हुई। ठीक है, अब ठीक है ऐसे करके। चलिए, चलें आगे, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां कौन से समूह में आएगा? कौन से समूह में आएगा? 2 में आएगा। एक भैया कह रहे हैं अप्रैल एंड तक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अप्रैल से एंड के पहले ही हो जाएगा भाई, चिंता ना करो। महाभारत तो तुम समझ लिए हो, अब तो छोटी छोटी कहानियां बची हैं, सब समझ में आएगा। उस वस्तु का चयन करो जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है उसका चयन करना है। जो निम्नलिखित समूह से, भाई नियोन, हीलियम, जिनोन, तीनों की तीनों क्या है? तीनों की तीनों आपकी नोबेल गैसेस हैं, नोबेल गैसेस हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि आवर्त सारणी से सवाल नहीं आया, आवर्त सारणी से सवाल नहीं आया, भाई इसके बगैर पूरी केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। पूरी केमिस्ट्री रीड है, रीड है इसकी, जिंक है। पूरी केमिस्ट्री की रीड आपकी आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है। देखो अब भी बताओ, इतना कुछ समझाने के बाद भी बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। साहिल मोहम्मद डी कह रहे हैं, कितना गलत बात है, इतना कुछ समझाने के बाद भी कितनी गलत बात है इनकी। अगला, एक्टेनोइड की परमाणविक संख्या क्या है? कहां से कहां तक एक्टेनोइड होता है? अच्छा, एक सवाल पूछा कि एक्टेनियम, एक्टेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? एक्टेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एक्टेनियम का परमाणु क्रमांक 89 है। और 89 से जब आगे चलेंगे 14 तत्व और लेंगे, तो 89 से 14 तत्व लेंगे तो 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक, 90 से लेकर 103 तक एक्टेनोइड पूछ रहा है, लेंथेनोइड नहीं। एक्टेनोइड पूछ रहा है, ना कि लेंथेनोइड। 89 से 103, वो 89 से नहीं, 90 से 103। यहां कंफ्यूजन होता है। यहां 89वां तो एक्टेनियम है,
89वां तो एक्टेनियम है, ठीक है। तो 90 से लेकर 103 है, 90 से 103। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? हाँ, पीडीएफ में मिल जाएगा भाई। चलो बताओ, कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। कॉपर को सीयू कहते हैं, ठीक है। गोल्ड को ओरम कहते हैं, एयू। मरकरी को एमजी कहते हैं, नहीं, मरकरी को एचजी कहते हैं। प्लेटिनम को पीटी कहते हैं, ठीक है। सिल्वर को अर्जेंटम एजी कहते हैं, ठीक है। कौन सा गलत है? सी गलत है, सिर्फ सी गलत है, सिर्फ सी गलत है। सी वाला बिल्कुल सी। मिनी अग्रवाल अब भी डी बता रहे, कितने सारे बच्चे डी बता रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शन कह रहे हैं सी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन, ठीक ठीक ठीक। मनीष मैग्नीशियम कह रहे हैं। मनीष भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ लो यार, बेड़ा पार हो जाएगा भैया। ये गलत है, ये मरकरी का एचजी होता है, ना कि एमजी। आखिरी सवाल लेते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन से ब्लॉक में आएगा? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन से ब्लॉक में आएगा? बताइए कौन से ब्लॉक में आएगा? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन से ब्लॉक में आएगा? यहां देख लीजिए, परमाणु संख्या 57, 58 पूछ रहा है ना, तो 58 वाला पूछ रहा है। अच्छा 57 पूछा है, 57। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो 57 तो ये है डी ब्लॉक में, 57 तो डी ब्लॉक में आता है। और 58 से लेकर 71 तक ये लेंथेनोइड है। ये लिखवाया था, 58 से 71 तक लिखवाया था। यहां देख लो ना, 90 से 103, जो बच्चे गलत कर रहे थे। 58 से 71 और 90 से 103, इसे एक्टेनोइड बोलते हैं और इसे लेंथेनोइड बोलते हैं। तो 57वां कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है? ये ब्लॉक डी ब्लॉक कहलाता है। सब समझा चुका हूं कि डी ब्लॉक क्यों कहा गया है, क्योंकि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में आता है, वो डी कक्षा में आता है। एसपीडीएफ बताया था ना, ऑफ-बाउ का नियम। डी ब्लॉक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब एक बार आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, आप लोग रोज मेरा खून ना पिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं वो क्या है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। एक बार समझिए, कल की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब आप धातुओं के गुण पढ़ेंगे ना, तो धातुओं के गुण में आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी पड़ेंगी। इससे पहले आप रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। सुनो ध्यान से अब चुपचाप, कल की क्लास में आप लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद आप लोग धातु और अधातु पढ़ेंगे। धातु और अधातु लगभग 3 दिन का ये क्लास होगा, 2 से 3 दिन का क्लास ये होगा, 2 से 3 दिन का। और धातु और अधातु का भी 2 से 3 दिन का क्लास है। जब धातु और अधातु पढ़ लोगे तो उसके बाद अम्ल और क्षार पढ़ेंगे।
अम्ल और क्षार। जब आप अम्ल और क्षार पढ़ोगे तो इसमें भी आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग पीपीटी का यूज करेंगे, हल्का छोटा छोटा पीपीटी का यूज करेंगे। अम्ल और क्षार जब आप पढ़ लेंगे, धातु अम्ल और क्षार पढ़ लेंगे, तो मान के चलना कि आपका 80% सिलेबस हो जाएगा। और फिर जो भी छोटे छोटे चैप्टर होंगे, जैसे रासायनिक बॉन्डिंग होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, ईंधन होता है, मिश्र धातु होता है, जो छोटे छोटे चैप्टर है, फिर उनको एक एक दिन में निपटाएंगे, एक एक दिन में निपटाएंगे। जो सवाल बचे हैं उनको वर्कशीट के रूप में दे देंगे, उनको आज शाम को एक बच्चा कह रहा बच्चों ने खून पी पी के पतला कर दिया। तभी कह रहा हूं, अब मेरे को ऐसे कब करोगे कब करोगे कब खत्म करोगे, ऐसे मेरे को सिरदर्द नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, इसके बाद यहां पढ़ना है, इसके बाद यहां पढ़ना है, फिर छोटे छोटे चैप्टर पर यहां पहुंचना है। ठीक है, तो आपको अभी जो है लग जाएंगे लगभग, अभी आपको थोड़ा वक्त लगेगा, शांति रखिए, लेकिन मैं आपको सवाल दिखाते चल रहा हूं, तो आपके सवाल बनेंगे, इसकी चिंता ना करें, सवाल आपके बनेंगे, इस बात पर विश्वास रखिए, इस बात पर विश्वास रखिए, सवाल निश्चित रूप से बनेंगे। ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि बुक बताइए, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं आएंगे, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, चलो, चलो फिर क्लास को यहीं रोकते हैं, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे और कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, वर्कशीट मिल जाएगी, हाँ। आज हम उसको पूरा, मतलब पूरा बना के, जो जो सवाल आपको देने हैं वो सवाल बना के आज भेज देंगे, और देखते हैं आपको कल तक वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, बताइए एक बार, बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब खुश रहिए, नमस्कार।